अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल की तरह अगर हम लोग बात करें तो इस बार का बजट भी मतलब काफी फोकस कर रहा था एकदम लॉन्ग टर्म एजेंडा को लेके। तो मतलब विकसित भारत तो ऑलमोस्ट एक तरह से हर जो है डिस्कशन और मतलब हर पॉलिसी जो है डिस्कोर्स का हिस्सा होता है। तो उसी को फोकस करते हुए मतलब यूथ की भी बात की गई और डिसेबल की बात की गई, एजिंग पॉपुलेशन की बात की गई। और उसके अलावा फिर अगर आप देखें तो मतलब कोशिश ये होगी कि उनकी आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ बजट में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की गई। ये भी कोशिश की गई कि जो फिजिकल कंसोलिडेशन हो, जो हमारे बोरोइंग से वो कम हो, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा अराउंड 20% जो बजट एक्सपेंडिचर वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजों पे बात हुई। फिर इस बार जो है बजट का एक खास मतलब जो रहा मामला ये कि हमारा 16 फाइनेंस कमीशन का की जो रिपोर्ट है उसका भी जो है एक तरह से प्रेजेंटेशन इसमें हुआ। और वो भी एक जो है हमारे मतलब एक जो ओवरऑल बजट है उसमें जो है डिस्कशन का हिस्सा रहा है। और अगर देखें तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ओवरऑल तो स्टेट्स का बहुत अहम रोल है, सूबाई हुकूमतों का बहुत अहम रोल है। लेकिन वो काफी हद तक जो है उनके पास डेवलपमेंट के पावर नहीं है। तो आप कोई भी सोशल सेक्टर की बात करें तो सोशल सेक्टर में मतलब वो काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादातर कैपिटल एक्सपेंडिचर का है और बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का है। तो जो सोशल सेक्टर है, मतलब जो तीन बड़े सेक्टर हैं हमारे बजट के, जनरल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और सोशल सेक्टर, जिसमें माइनॉरिटीज आते हैं, हेल्थ एजुकेशन भी आता है, साथ बात करेंगे अभी। तो वो जो दोनों मतलब सेक्टर हैं और जो ये सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंट, SC ST माइनॉरिटीज, जो जेंडर, चिल्ड्रन, तो उस पर भी इम्पैक्ट हुआ है बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें। इस जो है बैकग्राउंड के साथ अगर हम देखें माइनॉरिटी बजट के बारे में तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम कोई बहुत ज्यादा नई बात करने वाले हैं। अभी लास्ट ईयर जो लोग पार्टिसिपेट किए होंगे तो जस्ट मतलब एक तरह से सेम और वही पुरानी बातें दोहराने की जरूरत होगी। ओवरऑल जो बजट है माइनॉरिटी अफेयर्स का, आप सबको पता है कि वो एक तरह से पिछले 4-5 सालों से एक तरह से एक ट्रेंड में ही चल रहा है कि वो 3,000 मतलब प्लस जो है 3,300 और 3,400 और इस तरह से 3,200 लगभग ऐसे ही मतलब इसी उसमें घूम रहा है। और इस बार जो है मतलब जो बजट है वो 3,400 करोड़ रुपए का है। तो पिछले साल से 50 करोड़ का मतलब एक तरह से इजाफा हुआ है। लेकिन मतलब वो चीज तो उन्होंने रोक के रखा है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो बजट में असल चीजें देखने वाली होती हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है कि एक्सपेंडिचर की सूरत हाल क्या है। एलोकेशन जो है वो एक इंडिकेटिव चीज है, वो अगले साल के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बजट में देखने वाली है वो ये है कि जो हमारा एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, मतलब आप बात करें कि एक साल के गैप से मतलब 25-26 का आपको मिलने नहीं मिलेगा। तो 2024-25 का जो डेटा है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो पिछले सालों में फंड एलोकेट कर रहे हैं तो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब एक्चुअल जो मतलब यूटिलाइजेशन है वो 22% है। मतलब अगर अराउंड 3,200 एलोकेट हुआ था आपका मतलब 24-25 में, तो वो मतलब अभी के उसमें अगर कैलकुलेट करें उस साल की बी से और इस साल का एक्चुअल लें तो वो रफली 20-22% आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो एलोकेटेड बजट है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो फिर हम फर्दर उस पर क्या कमेंट करें कि जो मतलब नेक्स्ट ईयर का एलोकेशन है वो कितना बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक तरह से यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। फिर अब यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसके मतलब कई सारे रीजन हैं, कई सारे रीजन हैं। और वो कौन सी स्कीमें हैं जिसमें यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उस पर भी मतलब इम्पोर्ट मतलब बात करने की जरूरत है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एक तो यूटिलाइजेशन का मामला है ही है, बट अगर आप और भी मतलब ट्रेंड देखें कि एलोकेशन का क्या सिनारियो है तो हम कोई ना कोई बेंचमार्क अगर बना के देखें कि क्या परसेंटेज होगा माइनॉरिटी बजट का। ठीक है, माइनॉरिटीज दूसरे जनरल सेक्टर डिपार्टमेंट से फायदा उठा सकते हैं और वो मतलब गवर्नमेंट क्लेम भी कर रही है कि लोग उठा रहे हैं। बहुत मतलब ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है आउटकम्स का,
लेकिन एक ट्रेंड और आपको मैं बताऊं कि अगर आप देखें तो बजट साइज जो हमारा है वो हर साल 7%, 8%, कभी कभी 10% भी एवरेज जो है वो ग्रोथ होता है बजट का। तो इस बार जैसे मतलब अराउंड यानी 53 लाख करोड़ समथिंग है। अब जो माइनॉरिटी बजट है उसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो वो हार्डली 0.06 आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए स्टेगनेंसी है। तो हमारा बजट साइज ग्रो कर रहा है बट माइनॉरिटी बजट जो है वो स्टेगनेंट है। तो इसीलिए जो परसेंटेज शेयर है वो भी ओवर द इयर्स डिक्लाइन कर रहा है। मैं थोड़ा सा और एक चीज आप लोगों से मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मेरे ख्याल से सब लोगों को ये पता है कि माइनॉरिटीज के लिए जो भी पॉलिसी ड्रिवन इनिशिएटिव है बहुत लेट में आए हैं। मतलब अराउंड सच्चर कमीशन कमेटी रिपोर्ट के आसपास आए हैं। और अगर देखें तो जो मिनिस्ट्री है वो मतलब 2006-7 के आसपास जो है अपना काम करना शुरू की है। लेकिन जब ये मतलब सच्चर कमीशन के टाइम में 2004-5 से जो मतलब 15 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में जो सोचा गया, पीएमयू 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, तो उसमें एक चीज ये थी कि उस टाइम गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा था। और ये गाइडलाइन मुझे लग रहा है कि 2014-15 तक फॉलो कर रहे थे। तो उस टाइम मैं मतलब खुद डेटा लेकर के कैलकुलेट करता था कि जो भी मतलब 7-8 टारगेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज और कम से कम 6-7-8 प्रोग्राम जो है जनरल सेक्टर के, वो कहीं ना कहीं फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट्स देते थे। तो मुझे याद पड़ रहा है कि 2015-16 में हम टोटल बजट में माइनॉरिटी बजट मतलब मेरे ख्याल से 2% के आसपास हुआ करता था। मैं इसको मतलब एक इंडिकेटिव नंबर ही मान रहा हूँ। बट पॉलिसी प्रायोरिटी जो है नंबर से देखी जाती है। वो फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। तो अभी के लेवल पे मतलब फोकस जो है आप देख रहे हैं कि जो टोटल बजट में है, वो डिक्लाइन करता जा रहा है। अब आते हैं कि यूटिलाइजेशन ना होने की पीछे स्टोरी क्या है। तो मेरे ख्याल से मैं वही बात फिर रिपीट करूंगा, और आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारी काफी स्कीमें बंद हो चुकी, तो बंद हो चुकी हैं या लिमिट कर दिया गया था एक टाइम में। तो एमएनएफ को लेके आप सब लोग वाकिफ हैं कि वो मेरे ख्याल से अब उसका आखिरी साल ही होगा। इस साल बजट अगर कर दिया है तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट सालों में उसका बजट नहीं आएगा। वो ऑलमोस्ट अब एमएनएफ जो है वो हमारे बजट मतलब शीट से गायब हो जाएगा। जो हमारा नोट ऑन डिमांड है तो वो उससे वो गायब हो जाएगा। तो वो तो एक स्कीम बंद हो चुकी है। जस्ट उसको एक तरह से जो भी कमिटेड था उसको वो मतलब एलोकेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे उस टाइम एनरोल हो गए थे उनको देना ही देना है। मदरसा फाउंडेशन का प्रोग्राम था, 400-500 करोड़ रुपए उस पर एलोकेट होते थे, वो क्लोज हो गया। मौलाना आजाद फाउंडेशन क्लोज हो गया। तो इस तरह से जो मतलब ऐसी स्कीमें थी कि जिसमें मतलब एक बड़ा फायदा माइनॉरिटी कम्युनिटी और इसमें खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा था, तो वो स्कीमें अब बंद हो गई। अब जो बची स्कीमें हैं उसमें आप देखेंगे तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स। तो ये बात मैंने पिछले साल भी कहा था और मीडिया में भी काफी लिखा गया, और सब लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन जब था तो प्लानिंग कमीशन के टाइम में जो हम बजट या मतलब ये सॉरी इस जो भी हम स्कीम रन करते थे, तो उन स्कीमों के लिए अप्रूवल मस्ट है। मतलब जो हमारा बजट खर्च होता है या तो थ्रू इंस्टीट्यूशन खर्च होता है या स्कीम्स खर्च होता है। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो परमानेंट काम करते रहते हैं, और जो स्कीमें हैं उनको अप्रूवल चाहिए होता है। तो अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसके साइकिल से स्कीमों का अप्रूवल होता है। तो अभी जो मतलब 16 फाइनेंस कमीशन है उसका टाइम पीरियड वो स्टार्ट हो रहा है 26-27 से। तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए चलेगा। तो लास्ट ईयर इन द सेंस ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो भी स्कीमें अब इस बार उनके लिए बजट किया गया है उनका अप्रूवल हो जाना चाहिए। और ये मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2021-22 का जो 15 फाइनेंस कमीशन का साइकिल था उसमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम को अप्रूवल नहीं दिया गया था। तो मिनिस्ट्री बजट करती रही बट वो पैसे रिलीज नहीं कर पाई। और उन्होंने 2 या 3 साल के बाद नोटिस लिया। हालांकि इसके पीछे कहानी ये है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में जो मतलब करप्शन हुआ था स्कॉलरशिप प्रोग्राम में उसके वजह से मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने अप्रूवल नहीं दिया है। एक्चुअली अप्रूवल देने की लिए जो नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की है। जैसे बहुत सारी कमेटीज मतलब हैं कैबिनेट की, सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स भी है। तो अब वो अप्रूवल नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि पिछले 5 सालों में मिनिस्ट्री ने स्कॉलरशिप पे वही पैसे खर्च किए जो कमिटेड थे। मतलब उन्होंने फॉर्म ले लिए, उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ,
तो उनको देते रहे, लेकिन नया कोई उन्होंने मतलब डिसबर्समेंट नहीं किया है। अब बात करते हैं हम लोग की मतलब ये चीज नोन हो गई कि पिछले 5 सालों में स्कॉलरशिप का वैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए इस साल 22% यूटिलाइजेशन है। उससे पहले भी ये 5 या 10% यूटिलाइजेशन था, या 7% जो भी था 23-24 में। अब जो हम देखते हैं कि इस बार का जो मतलब टारगेट है, मतलब प्री मैट्रिक के लिए या पोस्ट मैट्रिक के लिए या मेरिट कम मीन्स के लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग डेटा देख चुके होंगे। बस जस्ट मैं यही कहूंगा कि इस बार अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले में जो B2B कंपेरिजन है, प्री मैट्रिक का लगभग सेम है। मतलब अराउंड 200 करोड़ रुपीज का है प्री मैट्रिक का। पोस्ट मैट्रिक का आप ये मान सकते हैं कि अराउंड मतलब 400 करोड़ था। मतलब तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, यानी उसको 581 करोड़ कर दिया गया है। लास्ट ईयर उसका 413 करोड़ था। इसी तरह से मेरिट का मीन्स जो मतलब स्कीम है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, मतलब ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज के, वो बड़ा पैथेटिक सिचुएशन है उसकी। कि लास्ट ईयर भी उन्होंने मतलब यूटिलाइज तो करना ही नहीं था, इसलिए कि अप्रूवल नहीं था स्कीम का। बट जो बजटेड था वो कुछ 7 करोड़ था, लेकिन इस बार उसको उन्होंने ऑलमोस्ट जीरो ही कर दिया है। तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ा वो लग रहा है कि जो हमारे लिए सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या जो लास्ट ईयर तक पिछले 5 सालों से इन स्कीमों का अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ने अफेयर्स ने नहीं दिया था, तो क्या वो नेक्स्ट बजट के नेक्स्ट साइकिल के लिए दिया है कि नहीं दिया है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाता है कि अभी बजट तो हो गया है, बट अगेन फिर वही स्टोरी रिपीट होगी जो मतलब पिछले 5 सालों में हुई है। तो इसको हमको थोड़ा देखने की जरूरत है। हमें बिल्कुल पता नहीं है, और मैंने कुछ एमपी से बात भी किया अभी जो है, मतलब आपके ये जो बजट पे डिस्कशन होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हमको ये रेस करना है और हम करेंगे। बट अब ये नहीं पता है कि वो कितना रेस करेंगे और क्या होगा। देन एक फ्री कोचिंग स्कीम है। फ्री कोचिंग स्कीम की सिचुएशन भी मतलब वैसे ही है कि वो जो एलोकेट हुआ था वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। फिर इस बार जो है मतलब 10 करोड़ का एक तरह से एलोकेशन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले मतलब लगभग बराबर ही है। और उसको अगर हम देखें थोड़ा मतलब कि हाल ही में क्या था, रिवाइज बजट चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जानते होंगे कि जो हमारा ये ऑनगोइंग बजट है उसके मिड ईयर में सितंबर अक्टूबर में जो भी चेंजेस किए जाते हैं, या तो इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। तो रिवाइज बजट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसका डेटा हमें रिपोर्ट किया जाता है बजट डॉक्यूमेंट में। तो 10 करोड़ तो उन्होंने कहा कि हमने फ्री कोचिंग के लिए दिया था, लेकिन 1 करोड़ ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कि मुझे लग नहीं रहा है कि ये इस स्कीम का अप्रूवल हुआ है कि नहीं फ्री कोचिंग का। बट मुझे मतलब डाउट है ये इस बात का कि इसका भी पैसा जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जो मतलब अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो चारों स्कीमें जो है वो एक तरह से ही काम कर रही हैं कि मतलब उनका स्कोप कम लग रहा है। जैसे रिवाइज बजट में भी हमने आपसे कहा कि अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब डिसबर्समेंट, और होगा भी नहीं, अप्रूवल नहीं हुआ है। एक जो स्कीम है इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन फॉर ओवरसीज स्टडीज, तो ये स्कीम जो है मतलब ऑलरेडी खत्म हो गई थी मुझे लग रहा है। और ये स्कीम जो है पिछले बार इसमें एलोकेशन 8 करोड़ का हुआ था, बट वो यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं अभी तक, मतलब आरी फिगर के हिसाब से। और फिर जो है वो 6,000 6 लाख, सॉरी 6 लाख, 6.5 लाख जो है वो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इस बार टारगेट है कि मतलब यानी एलोकेशन के किया गया है। फिर अगर थोड़ा और देखें डीपली और स्कीमों के बारे में, तो और स्कीमों में जो बड़ी स्कीम है वो पीएम विकास है। पीएम विकास आप लोगों को पता है कि छोटी छोटी स्कीमों को मर्ज कर दिया गया था। जैसे वेमेन लीडरशिप के लिए था, या कुछ ड्रॉप आउट्स वगैरह को रोकने के लिए था, कुछ क्राफ्ट्स सेक्टर के लोगों के लिए था। तो मिक्स था ये, थोड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड थोड़ा मतलब एजुकेशन को लेकर के। और ये स्कीम भी 3 साल हो गए हैं इसको मतलब एक तरह से रोल आउट किए हुए। और अगर देखा जाए मतलब इस स्कीम का, पीएम विकास का, तो इसका भी सिचुएशन तमाम स्कीमों की तरह वैसे ही है, कुछ बहुत फर्क नहीं है। मतलब उसका जो एक्चुअल बजट देखें 24-25 का, तो आधा ही लगभग यूटिलाइज हुआ था। और लास्ट ईयर जो मतलब यानी इस साल का जो करंट बजट है उसमें मिनिस्ट्री ने 517 करोड़ एलोकेट किया था। लेकिन रिवाइज बजट में लगभग हाफ ऑफ द मतलब 312 करोड़ दिखाया जा रहा है कि मतलब वो टारगेट किया गया है, मे बी उसको रिलीज किया गया है। लेकिन जो आरई का फिगर है वही जो है इस साल की बी में भी है।
मतलब 303 करोड़, मतलब लगभग 312 करोड़ रिवाइज बजट में दिख रहा है, जबकि जो हमारा बजट एस्टिमेट था 25-26 का, वो 517 करोड़ था। तो इस स्कीम को भी अगर हम देखें तो मतलब सिर्फ बजट फिगर को देखते हुए, जो एक्चुअल डेटा है आउटकम्स का, इसी फिगर को देखते हुए भी हमें ये लग रहा है कि मतलब ये स्कीम जो है रोल आउट तो हो गई, 3 साल 4 साल हो गया। मैंने भी इस पे कोई स्टडी नहीं किया और मुझे बहुत ज्यादा फील्ड लेवल की जानकारी नहीं है, बट जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट या नोट ऑन डिमांड को देखते हुए मतलब ये भी स्कीम ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। अब हमारे पास क्या बचता है दिन फिर बड़े स्कीमों में? तो बड़े स्कीमों में हमारे पास बचता है जो 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 एक स्कीम है, जिसे हम मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा करते थे, जो कि अब जन विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसको भी लगभग 5 से 6 साल से ज्यादा हो गया, बल्कि 7 साल हो गए इसको रिनेम किए हुए। ये स्कीम जो है, मुझे लगता है इसका अप्रूवल है मिनिस्ट्री से। और मतलब 2024-25 में जो एलोकेशन हुआ था अराउंड, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि 900 करोड़ के आसपास, तो थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज हुआ है इसके तहत। और ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। मतलब इस स्कीम के बारे में हम ये कहें तो ये स्कीम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए है। और जो एमसीडी, हमारे माइनॉरिटी कंसर्न ब्लॉक्स, टाउन्स और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनको ये टारगेट करता है। तो मेरे ख्याल से 700-800 से ज्यादा यूनिट है जहाँ पे मतलब माइनॉरिटी कंसर्न पॉकेट्स हैं, लोग रह रहे हैं, ब्लॉक्स हों या टाउन्स हों या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ के लिए डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह मतलब बनाया जाता है। और वो पैसे जो है मतलब ब्लॉक लेवल से या टाउन से हो करके फिर जिले पे आ करके और स्टेट से हो करके मिनिस्ट्री को आते हैं, और फिर मतलब वो पैसे रिलीज किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम है। और इसका जो है एलोकेशन पिछले साल, मतलब पिछले साल की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में जो है ये 1913 करोड़ था। और फिर हम ये देख रहे हैं कि आरई में इसको बढ़ाया गया है। मतलब आरई सॉरी, आरई में घटा दिया गया है, सॉरी, आरई में घटा दिया गया है। और आरई में ये 1565 हो गया है। बट करंट बजट में जो हमारा 26-27 का होगा, मतलब वो उसमें 2000 करोड़ हुआ है। अब इस स्कीम पे हम लोग ज्यादा, मतलब एज सिविल सोसाइटी, बिल्कुल ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बट प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। स्टेट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है, इंटरेस्ट ना लेने की वजह क्या है? कि इसमें बहुत सारे एक्टिविटी शामिल है। उसमें अगर एडिशनल क्लासरूम बनना है, इसमें हेल्थ सेंटर बनना है, इसमें गर्ल्स हॉस्टल बनना है, इसमें अगर आईसीडीएस सेंटर बनना है, तो हो क्या रहा है कि ये जो सारे स्कीमें हैं, इसमें एक हैवी शेयर स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, अराउंड 40%। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो एक तरह से उनका जो मतलब कंडीशन है फाइनेंशियल, वो काफी खराब है। तो वो बहुत ज्यादा जो है मतलब डिले करते हैं कि उनको शेयर ना देना पड़े, और इसीलिए प्रपोजल्स भी कम आते हैं। एक और इसमें चैलेंज जो है वो ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसमें भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब सेंटर ने जो भी शेयर किया, उसके शेयर हो जाने के बाद पैसे, फिर सेंटर जो है वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ऑनरशिप जो है वो सारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में 40% सपोर्ट करना है लगभग, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का गाइडलाइन है उसके हिसाब से, फिर उनको उसको रन करना है। तो अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट बन भी गए तो उनकी हालत खराब है। मतलब हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है, और हमें मेवात में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एक बार चेक कर लेना है। मुझे कुछ दिनों पहले की बात है, एक्शन एड इंडिया ने कई, मतलब यानी कुछ साल पहले की बात होगी, मतलब रिसेंट की बात नहीं है, तो वहाँ का हमने कुछ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का और एसेट्स का असेसमेंट किया था कि वो कितने ऑपरेशनल है। हालत बहुत खराब थी। अब इधर आइन मतलब इधर इन दिनों में मुझे नहीं मालूम है कि वो किस हद तक वहां पे इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो ये एक स्कीम ये है कि फ्यूचर के लिए, चूंकि हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और एक मतलब इस कंसर्न के साथ कर रहे हैं कि चीजें कुछ इम्प्रूव हो, तो मुझे ये लग रहा है कि ये स्कीम को, इस स्कीम को भी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को भी, चूंकि इसमें एजुकेशनल कंपोनेंट
50% है। अभी थोड़ा सा नहीं बता नहीं सकता हूँ मैं एग्जैक्टली कि वेरिएशन कितना हो गया होगा, लेकिन एजुकेशन पे इसका आधा बजट पहले जाया करता था। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ साथ जन विकास कार्यक्रम भी हम इसको मान सकते थे कि ये भी एक तरह से एजुकेशनल स्कीम है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, मतलब वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात होती थी। तो इसमें आईटीआईज भी और इसमें आईटीआईज भी बनाए गए हैं बहुत सारे, और प्रोजेक्ट इस पे आया करता था। इसी तरह से गर्ल्स हॉस्टल भी और बॉयज हॉस्टल भी इसमें मतलब था, और इसमें हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बनाने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन था। तो इन सारी चीजों को देखें हम लोग, तो हमारे लिए एक अच्छी स्कीम है जिसको हम देख सकते हैं कि एजुकेशन पर्पज से काफी यूजफुल है उन पॉकेट्स के लिए जहाँ माइनॉरिटीज रह रहे हैं। जैसे हम लोग कई कई बार ये डिमांड करते हैं कि मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए, जैसे तेलंगाना के मॉडल पे जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं दलितों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए, उसी तरह से दूसरे एरियाज में भी होनी चाहिए। तो ये उस नजरिए से मतलब ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ ब्लॉक्स में ऐसे स्कूल बन गए हैं तो वहाँ पे स्कूल कैसे रन हो रहे हैं वो देखने वाली बात है, वो किस हद तक मतलब वहाँ पे ऑपरेशनल है। तो एक मतलब इशू ये है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। स्कॉलरशिप को लेकर के अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप ऑलरेडी बहुत ही मतलब पॉलिसी डिजाइन के हिसाब से काफी उसमें चैलेंज था। जैसे कि प्री मैट्रिक को वैसे लिमिट कर दिया गया था आज के 4-5 साल पहले, तो वो 9-10 के लिए ही मतलब वो यानी लिमिट कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो मतलब पहले से हम कहे मतलब ये बात बार बार रिपीट कर रहे थे, और काफी बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वगैरह से भी इंटरेक्शन हुआ कि इसमें जो पर पर्सन जो पर चाइल्ड जो हमारा मतलब एलोकेशन है वो स्कॉलरशिप का, वो बहुत ही लो है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि इसमें जो पेरेंटल इनकम है वो भी मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अनरिवाइज है 2007-8 से, मतलब 7-8 से इसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है। तो मतलब एक बड़ा टाइम पीरियड गुजर गया, 17-18 साल। अगर देखें तो इन्फ्लेशन जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बट जो पर चाइल्ड जो मतलब उस पे एलोकेशन है वो अभी एज इट इज 17-18 सालों से कोई इसमें रिवीजन नहीं हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी एक पेरेंटल इनकम की, 1 लाख 2 लाख। जबकि दूसरे स्कॉलरशिप्स में मतलब वो अमाउंट बढ़ गया है, ये मतलब अमाउंट बढ़ गया है। यानी अगर माइनॉरिटीज के लिए 2 लाख है तो एससी के लिए वो 2.5 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है। एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि क्राइटेरिया जो पेरेंटल इनकम का है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आने चाहिए, जो अमाउंट है बच्चों के लिए वो बढ़ना चाहिए। एक और था कवरेज का, कवरेज भी हमने उसको फिक्स कर दिया था कि फ्रेश स्कॉलरशिप हम मतलब 30 लाख, या मतलब पहले तो था प्री मैट्रिक के लिए, बाद में वो 7-8 लाख कर दिया गया। इस तरह से पोस्ट मैट्रिक के लिए 5 लाख था। पोस्ट मैट्रिक इंपॉर्टेंट स्कीम है मतलब हायर एजुकेशन में मोबिलिटी के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों का। और इसको अगर आप कंपेयर करें तो मतलब दलितों के लिए जो स्कॉलरशिप है उससे मैं काम भी करता हूँ उस पे, तो वो ज्यादा मतलब थोड़ा बेटर है। मतलब मैं नहीं कहता हूँ बहुत सुपर है, बट थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ एलिजिबल पेरेंटल क्राइटेरिया जो है मतलब इनकम का उसको लेकर के। कवरेज उनका काफी अच्छा है, मतलब कोई 80 लाख मतलब पर एनम है, लेकिन 40 लाख स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और फिर इसी तरह से जो है कवरेज के साथ साथ थोड़ा जो पर चाइल्ड है मतलब एलोकेशन वो भी थोड़ा ठीक है। और जो पेरेंटल इनकम क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा बेटर है, मतलब दलितों का या आदिवासियों का या जो मतलब और भी कम्युनिटीज के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं पोस्ट मैट्रिक, ओबीसी और इस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को थोड़ा स्टडी भी करना चाहिए कि जो पोस्ट मैट्रिक है वो अदर उसमें कैसे काम कर रहा है माइनॉरिटीज को कंपेयर करते हुए। अब मेरिट कम मीन्स पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसलिए कि लगभग उसकी भी सिचुएशन ऐसे ही है तीनों चीजों को लेकर के। तो ये तीनों स्कीमें काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें थोड़ा डिबेट डिस्कशन करना चाहिए। और अभी जैसे मतलब बीच में मुझे याद है कि साईओ इस पे एमएनएफ पे शायद कोशिश कर रहा था पीआईएल के लिए। इनके लिए भी थोड़ा हमें कहीं किसी स्टेट्स में जाके ट्राई करना चाहिए कि अगर इस बार पता चल जाए कि अप्रूवल नहीं हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट आ जाएगी मे बी मतलब 2 महीने में, तो हमें पता चल जाएगा कि सही में जो है 16 फाइनेंस कमीशन साइकिल के लिए अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक बार थोड़ा पीआईएल, इसलिए कि अगर इस बार खत्म कर दिया तो फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा कि वो हम एक्सपेक्ट करें कि वो दोबारा जो है इस पे कुछ आगे कोई स्कीम देंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट काम होगा। फाइनली एक चीज और मैं और मतलब वो करूंगा कि माइनॉरिटीज के लिए जो बजट है उसका जो दायरा है
वो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से काम नहीं चलेगा कि उससे बढ़ पाएगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है कि उस पर भी एक बार थिंक थ्रू करना चाहिए कि उस पर हम कैसे जो है, चूंकि पॉलिसी मैटर्स पे कोर्ट वैसे मतलब हमेशा एक तरह से एडवर्स जजमेंट ही दे रहे हैं। बट इस जो हाई कोर्ट्स वगैरह है में भी थोड़ा वहाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने कहा, हाई कोर्ट्स को भी हम देख सकते हैं कि पीएम ने 15 पॉइंट प्रोग्राम ही एक बड़ा जो एक स्ट्रेटेजी है, एक तरह से, कि उससे हम जो है माइनॉरिटीज का कवरेज बढ़ा सकते हैं जनरल सेक्रेटरी स्कीम्स में। अदरवाइज माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है, उस पर थिंक थ्रू करना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें हम कैसे जो है कोशिश करें एडवोकेसी करने के लिए, या कुछ हम लिटिगेशन करने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है, कि जिससे जो अभी जनरल सेक्रेटरी स्कीम है और पहले जो मतलब मिनिस्ट्रीज थी जिनका नाम अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, स्कीमें बदल गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, गाइडलाइन बदल गए हैं, बट कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। वो उस पर हम कैसे काम कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि मतलब यही बेसिक चीजें जो मतलब बुनियादी चीजें जो मुझे समझ में आई, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, जज़ाकल्लाह जावेद आलम खान साहब। अगर किसी के कोई सवालात हों तो वो पूछ सकता है, हमारे पास 5 मिनट का वक्त है। जी, जज़ाकल्लाह। अगर वालेकुम। सवालात हों आपके तो बाद में हम सेशन एंड के वक्त भी ले सकते हैं। फिलहाल हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो है एजुकेशन बजट एनालिसिस। और मुकर्रिर हैं हमारे डॉक्टर सादत हुसैन। इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साबिक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मेंबर रह चुके हैं। एक तवील अरसे से रिसर्चर हैं। अक़लियती तालीम, समाजी इंसाफ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के हक़ में इल्मी और फ़िक्री जद्दोजहद से वाबस्ता रहे हैं। इनकी तहकीक का ख़ास महवर जो है वो तालीम में शमूलियत, मसावी कौमी तरक्की और पसमानदा तबक़ात के लिए पॉलिसी सतह पर इंसाफ। आज वो हमारे सामने यूनियन बजट 2026 में एजुकेशन बजट का संजीदा और तनकीदी तज्ज़िया पेश करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। जी शुक्रिया। अ, हाँ मोहतरम ज़िम्मेदारान एसआईओ और सीआरटी और डॉक्टर जावेद आलम खान साहब और अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डॉक्टर जावेद साहब ने हमारे सामने डिटेल में बातचीत रखी है माइनॉरिटी बजट के हवाले से। और बजट क्या है और कैसे बनता है, उस पर भी उन्होंने थोड़ी झलकियां डाली हैं। और साथ में स्टैंडिंग कमेटी में जो अ, मतलब प्रोसेस होता है, जो इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को भी उन्होंने कवर किए। तो दोस्तों, जैसा मुझे आपके सामने एजुकेशन बजट पर बात करने के लिए कहा गया है, तो बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि मतलब जब एक सरकार जब बजट प्रेजेंट करती है तो वो एजुकेशन पर क्यों क्यों खर्च करे, एक सवाल आता है। तो जब ये जो वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया, तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो वेलफेयर स्टेट क्या करेगा कि मतलब जो अ, आवाम होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं उस स्टेट के, उन स्टेट के सिटीजन्स के फलाह व बहबूद के लिए वो काम करेगा। उनके फलाह व बहबूदी के लिए पॉलिसीज बनाएगा। उन पॉलिसीज को
कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के लिए अ, उसको फंड करेगा, उन पॉलिसीज़ को, उन प्रोग्राम को, उन स्कीम्स को फंड करने के लिए बजट बनाएगा, एनुअल बजट बनाएगा। तो यानी दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक प्लान्ड है और एक अनप्लान्ड है। तो प्लान इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बजट। तो एजुकेशन क्या है कि यानी ओवरऑल जो एक वेलफेयर स्टेट के जो बेसिक जो पिलर्स होते हैं, यानी मतलब जहाँ पर लोगों का वेलफेयर से मुराद क्या है, तो वेलफेयर से मुराद ये होगा कि उस मुल्क के जो शहरी होंगे वो उनके पास मतलब रहने के लिए जगह, खाने पीने के लिए जो साजो सामान, यानी उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का एक सपोर्ट सिस्टम, जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो ये एक आइडिया है एक वेलफेयर स्टेट का, जिसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब जो स्टेट होगा वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट के तरफ हम नज़र डालते हैं, तो वहाँ एक बेसिक मुद्दा जब था कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट जब बनने जा रहा था, तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि मतलब उस वेलफेयर स्टेट में फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे। तो मतलब राइट्स की एक कमेटी बिठाई गई थी। राइट्स की कमेटी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि फंडामेंटल राइट्स में जो है ये डिस्कशन आया कि मतलब क्या, मतलब एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है या एक जनरल राइट के तौर पर हम उसको देखा जा सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 45 आया। तो आर्टिकल 45 में एक टारगेट रखा गया कि मतलब हम एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करेंगे, उसके लिए जो है स्टेट सपोर्ट करेगा। फिर आगे चल के जो अर्ली 2000 है उसमें आर्टिकल 21A का अमेंडमेंट आया, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है क्लियर वर्ड्स में ये कहा कि मतलब जो 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनके लिए मतलब एजुकेशन जो है फ्री एंड कंपलसरी होगा, जो कि आर्टिकल 45 का ही वो मतलब एक्सटेंशन था। और उसको सामने रखते हुए 2009 में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम अगर देखेंगे तो इंडिया मतलब इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मतलब एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो उस फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए हमको जो रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। इस बात का उसमें जो है प्रॉमिस आर्टिकल 21A और RTA एक्ट, ये दोनों जो है प्रॉमिस है स्टेट की तरफ से कि मतलब एजुकेशन सबके लिए मुहैया की जाएगी। तो इस सेशन में मैं मतलब एजुकेशन बजट 2026-27 को, वही मतलब RTA एक्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और फिर जो NEP 2020 है उसके हवाले से हम जो भी आदाद शुमार हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। यानी पहले फेज में इस प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगा कि ओवरऑल बजटरी एलोकेशन एजुकेशन में, यानी मतलब स्कूल और हायर एजुकेशन का मिलाकर क्या है, और हायर एजुकेशन में एक्सक्लूसिवली क्या सीन है, और हायर एजुकेशन में मेजर जो हेड्स हैं तो उनमें किस तरह का ट्रेंड हमें नज़र आता है। फिर अगेन स्कूल एजुकेशन में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, और स्कूल एजुकेशन के अंडर में आने वाले जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो हेड्स हैं, उनमें किस तरह का ट्रेंड्स हमें 2020 से लेकर उसके बाद के जो साल है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। फिर लास्ट में जो है कि इश्यूज क्या क्या इश्यूज हैं, यानी ओवरऑल अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर सामने रख के देखेंगे, और ये जो बजट एलोकेट किया गया है, ये बजट क्या वाकई में उन इश्यूज को, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में क्या मतलब किस हद तक कामयाब होगा, एक हम उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। फिर NEP 2020 में जो हमने टारगेट्स लिए हैं उसके हवाले से कुछ बातें हम रखेंगे, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये जो इस साल का बजट हमें मिला है उसको हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये 2020-21 में ओवरऑल एजुकेशन में स्कूल और हायर एजुकेशन का मिलाकर अगर देखा जाए, 99,312 करोड़ 2020-21 में था। तो वो अब क्या है कि 1,39,289 करोड़ तक ग्रो हुआ है 2026-27 के इसमें देखा जाए।
तो ये एक यानी अगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो ये 8.27% इंक्रीज है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि डिस्कशन का एक जो पहलू है कि वो ये है कि अब्सोल्यूट अमाउंट के जो टर्म्स में अगर देखेंगे तो ये ग्राफ देख सकते हैं कि 2020, 21, 23, 24, 26, 27 में अब्सोल्यूट अमाउंट में देखेंगे तो ये ग्रेजुअली जो है मतलब अच्छे तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम उसी को टोटल एक्सपेंडिचर का यानी टोटल जो बजट है, टोटल जो खर्च का टारगेट सरकार ने लिया है, उसका परसेंटेज हम देखेंगे कि 2020-21 में वो 3.26% था, तो अब वो 2.6% है। टू 2023-24 में ये बहुत ही डिक्लाइन हुआ था, 2.51%। और अब अगर देखा जाए तो ये 2.6% है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो ये 0.36% है, मतलब जो सेंट्रल का जो शेयर है उसी का मैं बात करूं तो वो 0.36% है। चूंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट के भी कुछ उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, तो जिसके चलते वो जो है 3.5% जीडीपी का हो जाता है, मतलब 3 से 3.5% तक का। लेकिन अगर हम सिर्फ सेंटर की बात की जाए तो वो 0.36% है। और समग्र शिक्षा अभियान का जो 2020-21 का यूटिलाइजेशन यहाँ पर 71.8% हमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी वो यूटिलाइजेशन जो है वो 97% तक ग्रो हुआ है। उसको हम आगे कुछ स्लाइड्स में देखेंगे डिटेल में। हायर सेकेंडरी का ड्रॉप आउट एक जो इशू है, एनईपी जो है यूनिवर्सलाइज करना चाहता है, ड्रॉप आउट को पूरी तरह से कर्व करना चाहता है, लेकिन फिर भी जो है जो रीसेंट जो रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि अभी भी 11% हायर सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट्स हैं। और जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसा ये 2.6% है, तो 2.6% में से 1.56% टोटल एक्सपेंडिचर का स्कूल एजुकेशन को जा रहा है, हायर एजुकेशन को 1.04% जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें कि जो 2020-21 से लेकर 2026-27 तक आप देखेंगे कि 2020-21 के बाद में ये 99,312 से 93,225 पे टोटल जो एजुकेशन सेक्टर में जो बजट था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, वो डिक्लाइन हुआ था। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि लगातार जो है ये ग्रो होता जा रहा है। पिछले साल 1,28,000 था, तो इस बार जो है 1,39,000 है। और स्कूल और हायर एजुकेशन का भी आप देख सकते हैं, तो सिमिलर जो है ट्रेंड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो लेकिन ये एक अब्सोल्यूट टर्म में हुआ। अगर हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे कि मतलब परसेंटेज यानी मतलब अगर एजुकेशन बजट भी अगर ग्रो कर रहा है तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है बजट के साइड का, वो भी जो है ग्रो कर रहा है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 2026-27 में अभी भी ये 2.6% है, जो पिछले साल भी उतना ही उसी के आसपास रहा है। तो जो 2020-21 को अगर कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से ये यानी मतलब ये कम है 2026-27 में। ये जो परसेंटेज है टोटल बजट का वो कम ही हम उसको ये कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंपैरिजन है। एक तो एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हम देखते हैं कि इस साल 2.6% है। ये अगर देखा जाए तो पिछले 7 सालों में एक ही बार ऐसा हुआ है कि जहां 3% क्रॉस किया है टोटल बजट का, मतलब एजुकेशन में एक्सपेंडिचर का जो बजट है। और बाकी हम देख सकते हैं कि 2.5 से 2.78 मैक्सिमम 2.78 है, और लोवेस्ट जो है 2.51 है, उसी के रेंज में। ये अगर ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो उसी के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। और एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप अगर देखेंगे तो 0.44% था, तो वो अब जो है गिर कर 3.6% पे आया है। यानी पिछले साल भी इतना ही था, उससे पहले साल 24-25 में देखेंगे तो 0.37 था, तो वो फिर मतलब 0.1% वो गिर गया है। ये परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और स्कूल और हायर एजुकेशन का है। और इस साल हम देखते हैं कि ये पिछले साल जो है 1.55 और 0.99 था, टोटल 2.54 हुआ था, इस बार 2.6 है।
तो यहाँ पर 1.156 है, 1.56 है, और यहाँ पर 1.04 परसेंटेज हायर एजुकेशन का है। अगर हायर एजुकेशन का बजट हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो हेड्स में अगर देखा जाए, तो उसमें सबसे पहले जैसा ओवरऑल जो हायर एजुकेशन का हम देखते हैं कि 38,000 से ये बढ़कर 55,727 हुआ है। तो और अगर उसके अलावा जैसे कुछ जो सेंट्रल जो जो ऑटोनमस बॉडीज हैं, जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, आईएम है, एनआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, आइजर है, ट्रिपल आईटी है, ये ऑटोनमस बॉडीज हैं। इनमें भी अगर देखा जाए तो जैसा ओवरऑल हायर एजुकेशन का 11% ग्रो हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, और टोटल जो ऑटोनमस बॉडीज हैं वो सिर्फ 5.54% है। और आप एक्चुअली क्या है कि एक छोटा सा एक्सरसाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उनको जो है 16,697 अगर देते हैं, तो आईआईटी में देखेंगे 12,123, आईआईटी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद, और इसको कंपेयर करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, आप उसके बाद में पर स्टूडेंट आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस प्रेजेंटेशन में स्कूल एजुकेशन पे फोकस करूंगा, पर स्टूडेंट कॉस्ट, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है वो मतलब फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ए के हिसाब से, तो मेरा उस पर ज़्यादा एम्फोसिस होगा। तो ये आप मैं प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजर्स के साथ शेयर करूंगा, तो आप खुद भी जो है ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेशो प्रोपोर्शन कैलकुलेट आप कर लें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बाकी जो अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो डिस्पैरिटीज है, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना होगा। और मतलब 16,697 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, और आईआईटीज का 12,123 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी, ये कैलकुलेट करें और देखें कि मतलब कंपैरिजन में कि क्या वाकई में डिस्पैरिटी है या नहीं। तो और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है डिजिटल ई लर्निंग का है। जिस तरह से हम हर एक्चुअली पॉलिटिशियन हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, हर एक के ज़बान से हम देखते हैं कि मतलब एक डिजिटल वर्ल्ड का एक ज़माना है। एजुकेशन का डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन दोनों चीज़ें आज की ज़रूरत है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ जो है मैंने मतलब -1.6% बजट इस बार अलोकेट हुआ है। स्कूल एजुकेशन का भी आप देखें कि स्कूल एजुकेशन में अगर लास्ट ईयर का हम देखें 6.4% परसेंटेज चेंज है। 78,572 था तो 83,562, 6.4% का इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसा एनसीईआरटी और नवोदय नवोदय विद्यालय जो स्कूल्स हैं, उनमें जो है 13 और 14% यहाँ पर काफ़ी जो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। और केंद्रीय विद्यालय में भी जो है 6.6% हमें देखने को मिलता है परसेंटेज चेंज। वही अगर देखा जाए तो समग्र शिक्षा अभियान, जहाँ पर हिंदुस्तान की यानी एक बड़ी तादाद जो है पढ़ती है, वो वहाँ पर सिर्फ 2% चेंज देखने को मिलता है। केवीएस में एक अगर मैं डेटा बताऊँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है तकरीबन 13 लाख के ऊपर है। लगभग 13 लाख बच्चों के लिए, बच्चों को सामने रखते हुए सरकार ने सोचा कि 6.6% हम बजट बढ़ाकर इस बार अलोकेट करेंगे। वही 24 करोड़ जो बच्चे समग्र शिक्षा अभियान के तहत आते हैं, उनके लिए जो है सिर्फ 2.1% ही बढ़ाकर बजट सैंक्शन किया है। तो ये ओवरऑल अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, जैसा समग्र शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है जो पहले अभी पीएम पोषण हुआ है, इन दोनों का अगर देखा जाए मिलाए तो वो 0.6% ही चेंज आया। तो पीएम पोषण का देखें सिर्फ 2% चेंज हमें देखने को मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट जो क्या कहते हैं हाईलाइट जो बजट का, ये पिछले साल भी है और इस साल भी, वो पीएम श्री का है। पीएम श्री का जो एजेंडा था, एक इंटरेस्टिंग एजेंडा आप कह सकते हैं कि वो एजेंडा ये है कि यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया, बल्कि ये इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी। और इसका टारगेट ये था कि 14,500 स्कूल्स को यानी मतलब बहुत ही एक बेहतरीन
इंस्टीट्यूट के तौर पर उनको बनाने का एक एजेंडा लिया गया था। अब इसमें क्या है कि पीएम श्री को लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं। जैसा जिन स्टेट ने पीएम श्री को इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन स्टेट को समग्र शिक्षा अभियान का बजट का जो शेयर है वो भी नहीं दिया गया। एक पॉलिटिकल यहाँ पर क्वेश्चन जैसा केरला गवर्नमेंट ने उठाया है। तो और अगर हम इसको पीएम श्री को ही अगर हम इसको देखें कि मतलब जो जितना भी मतलब पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको अगर साइड में रखेंगे, तो हम यहाँ पर दो चीज़ों पर सवाल करने की जरूरत है कि एक तो एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूट। तो पीएम श्री स्कीम में या उस पूरे प्रोग्राम में हमें ऐसा जैसे पैरामीटर हम दिखाते हैं कि जैसा अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको एटलीस्ट क्या है कि केंद्रीय विद्यालय के लेवल का क्वालिटी वहाँ पर प्रोवाइड होना चाहिए। तो मैं एक पैरामीटर बता रहा हूँ कि वो केवीएस का, केवीएस के जैसा स्कूल बनाना चाहिए कि एटलीस्ट उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो जहाँ पर मदर टंग की पढ़ाई की दी जाती है, तो वहाँ पर उस तरह का एक क्वालिटी हो। क्वेश्चन ये है कि पीएम श्री जब हम बोलते हैं कि एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, तो एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूट्स का के पैरामीटर्स क्या हैं? तो वो हमारे सामने क्लियर है नहीं, और ज़्यादातर इस पर पॉलिसी जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये किसी न किसी हद तक जो ब्रांडिंग के लिए ही ये यूज़ किया जा रहा है। वरना हम देख सकते हैं कि जैसा पिछले साल 7,500 करोड़ इसमें 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए सैंक्शन किया गया था, सॉरी एलोकेट किया गया था। और इस यानी जब वो उसी साल में 25-26 में ही वो उसका जब रिवाइज एस्टीमेट है वो 4,500 हुआ। तो रिवाइज एस्टीमेट का जैसा जावेद भाई ने भी बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि वो नीड जो है वो महसूस नहीं हो रही है जो इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन करने वालों के पास। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मतलब अगर वो प्रोग्राम आपके पास उसका डिज़ाइन नहीं है, उसके पैरामीटर्स आपके पास क्लियर नहीं है, तो वहाँ इसी तरह की सिचुएशन होगा कि जब वो रिवाइज एस्टीमेट होगा, इस बार भी 7,500 एलोकेट किया गया है, और रिवाइज एस्टीमेट में अगेन हो सकता है कि ये दोबारा मतलब 4,500 4,000 तक वो आ जाए। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्कूल एजुकेशन का, जो यानी आर्टिकल 21A को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। आरटी एक्ट जो है 2009 का, उसके जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं सेक्शन 12 के अलावा, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दी जाती है, उससे हटकर अगर देखा जाए तो समग्र शिक्षा अभियान एक इम्पॉर्टेंट व्हीकल है जो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने में मदद करता है। तो अगर इसमें देखिए बजटरी अलोकेशन को देखा जाए कि उसका यूटिलाइजेशन, तो हमें जो है मतलब पिछले सालों में ये गैप हमें नजर आता था। एक क्वेश्चन ये है कि समग्र शिक्षा अभियान क्या वाकई में ये जो 40,000 मार्क जो क्रॉस किया है, वो अमाउंट काफ़ी है? जितने स्कूल्स हैं, जितने बच्चे हैं, जैसे 24 करोड़ बच्चे हैं, 24 करोड़ बच्चों के लिए क्या ये अमाउंट काफ़ी होता है? तो पर स्टूडेंट ये अमाउंट पर स्टूडेंट पर कितना आएगा? तो ये एक अलग डिस्कशन है। दूसरा ये है कि जितना अलोकेट हो रहा है, क्या वाकई में उनका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है? तो ओवर द मतलब पीरियड ऑफ टाइम ये जो है मतलब इसका यूटिलाइजेशन जो है कभी मतलब घटता बढ़ता रहा है। जैसा पिछले साल 87.6%, सॉरी 2023-24 में सबसे लोवेस्ट जो था 87.6% था, जो एक्चुअली 2021 में वो 71.83% था उसका यूटिलाइजेशन यानी एक्चुअल। और 24-25 में ये अब 97% इसका यूटिलाइजेशन हुआ है। तो समग्र शिक्षा अभियान का अगर हम देखा जाए, देखिए कि मतलब इस साल जो है 42,100 करोड़ अलोकेट किया है। अगर इसको हम सेंट्रल स्कूल जैसा केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय को कंपेयर करेंगे, जैसे केंद्रीय विद्यालय को 10,129 करोड़ और नवोदय विद्यालय को 6,025 करोड़ अलोकेट किया गया। तो अगर टोटल फंडिंग जो समग्र शिक्षा अभियान स्कूल को जो अलोकेट किया जा रहा है वो काफ़ी जो है कम है, अगर हम पर स्टूडेंट कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे केवीएस में अगर देखा जाए तो केवीएस के जो 13 लाख जो चिल्लर जो बच्चे हैं, उनको अगर 10,000 करोड़ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट जो है 74,370 आता है। वही अगर समग्र शिक्षा अभियान के जो जो बच्चे हैं
पर स्टूडेंट कॉस्ट उनका आता है 2699। तो जब पीएम श्री की अगर बात करें तो पीएम श्री को हम आइसोलेशन में ना देखकर पीएम श्री को और थोड़ा उसको मतलब कॉन्क्रिटाइज करके कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले स्कूल्स हैं उनको केंद्रीय विद्यालय जो जो समिति है उसके तहत जो आने वाले स्कूल्स हैं केवीज के बराबर या केवीज जितना है उस क्वालिटी का एक आधा भी अगर बनाने के लिए मतलब फंड अलोकेट करेंगे तो ये जो 2699 वाला जो बजट है ये काफ़ी मतलब उसको बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो मतलब ये हुआ कि 42,000 जो 100 करोड़ है वो केवी के सामने बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। अगर हम ये जो बजट हमने देखा है 1,39,000 का अलग अलग जो हेड्स ऑफ अकाउंट में अगर 2000 मतलब एक 20 का जो एनईपी है एनईपी को सामने रखकर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो गोल्स हैं तो वो मतलब है कि काफ़ी मतलब लॉफ्टी गोल्स की तरह हमें नज़र आते हैं। जैसा है कि 2030 तक जो है एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का गोल है हमारे पास। 2019 का जो ड्राफ्ट है वो ये कहता है कि मतलब जो सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं। तो उसको हमें कर्व करने की ज़रूरत है। और एनईपी 2020 जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल से लेकर जो हायर सेकेंडरी है 12th तक वो तमाम जो क्लासेस होंगे वो एक ही बिल्डिंग में होंगे। और ड्रॉप आउट्स को वापस लाने की बात की गई है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स है यूनिवर्सलाइजेशन है और ड्रॉप आउट्स को एड्रेस करना है क्या। ये जो करंट जो बजट के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान का आपने कंपेयर करके देखा केवी एस के हिसाब से तो क्या वो बजट काफ़ी होगा। और रियलिटी चेक ये है कि आज भी हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट जो है सेकेंडरी लेवल पर यूडाइस का जो डेटा है रिसेंट वो 11% है। और इस इशू को एड्रेस करने के लिए बजट में कहीं कहीं पर भी इस तरह का एक इनिशिएटिव हमें नज़र नहीं आता है कि मतलब जो एनईपी का जो 2030 का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन में एंड करते हुए एक तो ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो बजटरी डिक्लाइन है जैसा अब्सोलूट टर्म में वो इंक्रीज नज़र आता है लेकिन ये है कि वो 3.26% 2021 से लेकर 2.6% वो डिक्लाइन है एक्चुअली। ड्रॉप आउट इशू अभी भी जो है परसिस्ट करता है। उसके लिए सिग्निफिकेंट कोई फंडिंग या कोई प्रोग्राम ड्रॉप आउट्स को एड्रेस करने के लिए हमारे पास इस बजट में भी नहीं है। पिछले कई बजट में जब से एनईपी आया है उसमें है ही नहीं। फंडिंग डिस्पैरिटीज का जैसा एक तो ये है कि टोटल फंडिंग है सेकेंडरी स्कूल्स के जो एसएसए के अंडर आने वाले और उसको केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय से कंपेयर करेंगे तो वो मतलब जो है काफ़ी जो है कम है। हाँ। और इसी तरह से हायर एजुकेशन में यानी देखा जाए तो यूजीसी का जो फंड है वो 2026-27 में काफ़ी कम हमें नज़र आता है। 24-25 से ये ज़्यादा नज़र आ रहा हो लेकिन ये है कि अगर हम 2021 का अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से अगर देखा जाए तो यूजीसी में मतलब यूजीसी को जो फंड किया जाता था वो काफ़ी वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर कुछ डिस्कशन वगैरह है तो हम उसको ये कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह मोहतरम। अगर किसी के कोई सवालात हों या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो सादत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो पूछ सकते हैं। ये थोड़े क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए थे, मतलब पर्सनल आए थे, तो मैं चैट बॉक्स में कमेंट शेयर करा, तो उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं।
पहला क्वेश्चन था कि व्हाई इज मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप बीइंग रिड्यूस्ड वीक व्हेन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अंडर रिप्रेजेंटेड इन हायर एजुकेशन? जावेद साहब। हाँ, मैं एक्चुअली अब मैं आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जी जी, ओके ओके। मतलब चाहे वो मेरिट कम हो या पोस्ट मैट्रिक हो, अ, सब पे ही जो है मतलब गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही है एक्चुअली। तो यही एक मेजर इशू है। सादत भाई, और एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज देयर नो रोड मैप टू रीच द लॉन्ग प्रॉमिस 6% जीडीपी फॉर एजुकेशन? हाँ जी। आ, तो जीडीपी पर मैंने मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि पिछले साल भी मैंने उस पर मतलब डिटेल तरीके से उसको मैंने ट्रेस करने की कोशिश की थी कि 6% जीडीपी मतलब आया कहाँ से है। तो मैं मतलब जिसने भी क्वेश्चन पूछा है तो मैं उनके लिए मैं ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। एक ये है कि जो कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन यानी उसका जो फेज, उसका टाइम पीरियड हम देखते हैं तो वो 1964 से 66 के बीच का है। तो उसने जो है ये कहा था कि एजुकेशन का 6 यानी मतलब जीएनपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना है। तो ये उसका रिकमेंडेशन था, जिसको जो है जो नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1968 ने उसको इंक्लूड किया और कहा कि जीएनपी का कितना 6% हम ये करेंगे। और उसके बाद में हमने जितने पॉलिसी आई है, कहीं ना कहीं इस बात को मेंशन किया गया कि 90s में ये जीएनपी से 6% जीडीपी की बात की गई थी। इवन जब 2004 में जब कांग्रेस यूपीए 1 जब आया था, उसने भी अपने पूरे उनका एक रोड मैप उन्होंने बनाया था, उसमें भी 6% जीडीपी की बात की गई थी। और एनईपी 2020 में भी उसका जिक्र आया है। लेकिन इसमें कभी भी जो है इसको इस परसेंटेज को दो तरह से देखने की जरूरत थी। एक तो पहली जरूरत ये थी कि जब कोठारी कमीशन ने जब ये बोला था 6% ऑफ जीडीपी, उस वक्त एजुकेशन सिस्टम का साइज क्या था। एजुकेशन सिस्टम का साइज मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स, स्टूडेंट्स, उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको सामने रख के वो मैसिव लेवल पर एक्सपैंड हुआ है। खास करके हायर एजुकेशन हम देखते हैं तो वो मतलब मैसिव लेवल पर एक्सपैंड हुआ है। मतलब अब क्या है कि चाइना के बाद में इंडिया ही मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम के तौर पर कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो दूसरा ये था कि 90s के बाद में खास करके जब 84 की पॉलिसी आई थी और 91 में 92 में 1992 में उसको रिवाइज किया गया था। उन दो जब वो रिवीजन हुआ था, रिवीजन के बीच में जो है एक बहुत बड़ा जो चेंज आया था वो इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला था। तो जब ग्लोबलाइजेशन जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में 84 में की पॉलिसी ने ये कहा था कि मतलब स्टेट का वादा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वादा किया है कि मतलब एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करेंगे। लेकिन 84 तक आते आते स्टेट को ये महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और हम क्या है कि यूनिवर्सलाइज करने में स्टेट अकेला ये काम पूरा नहीं कर सकता है। तो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए उसने क्या किया, ये इनवाइट किया कि जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, प्राइवेट जो एंटिटीज हैं चैरिटेबल के, तो मतलब यानी मतलब अच्छे गुड इंटेंशन के साथ में एजुकेशन के फील्ड में आए, एजुकेशन सेक्टर में आए, और वो जो है ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और उनके लिए जो है उनको एजुकेट करें। अब दूसरा फेज 92 का था। 92 में क्या था कि मतलब प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी खास करके हायर एजुकेशन में एंट्री मिली। तो जब ये मतलब ग्रेजुअली जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा चेंज होता गया, तो स्टेट का जो नेचर था, जो सोशलिस्ट नेचर, वो अगर हम एजुकेशन में देखते हैं तो वो आहिस्ता से जो है वो मतलब फेड होता गया। तो अब क्या है कि एज ए पॉलिसी लाइन जो है 6% जीडीपी के तौर पर इंडिया उसको मेंटेन करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि एजुकेशन में अगर देखेंगे, खास करके हायर एजुकेशन में काफ़ी जो है जो प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं जो फंक्शन करती हैं।
और प्राइवेट एंटिटीज जब तक मतलब जिस हद तक अग्रेसिवली कमर्शलाइज तरीके से जब तक चलती रहेंगी, जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि मतलब 6% ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक मेरा एक आर्ग्यूमेंट है कि जब तक कि स्टेट का नेचर यानी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बताया गया है वही मतलब रियल वर्ल्ड में जब तक ना हो, तो वो एक क्लियर कट रोड मैप वहाँ पर आना जो है मुश्किल है 6% जीडीपी का। और दूसरा क्या है कि स्कूल एजुकेशन में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट आया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर। उसके अंदर भी उसने क्या है कि सेक्शन 12 में क्या है, क्या करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स में 25% जो है सोशो इकोनॉमिक जो सोशली इकोनॉमिकली जो मार्जिनाइज हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लिए क्या है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन रहेगा और जिसकी भरपाई जो है सरकार करेगी, मतलब प्राइवेट को सपोर्ट करेगी। अगर लॉजिकली अगर देखेंगे कि मतलब जो है आरटीए एक्ट कहीं ना कहीं जो है जो प्राइवेटाइजेशन को ही कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहा है, यानी जो 25% वाला जो क्लॉज है। तो अब इन इन दोनों के जैसा हायर एजुकेशन में हमने देखा कि मैसिव लेवल पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अब जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, वो मैसिव एक्सपेंशन आप देख सकते हैं ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स का एक्सपेंशन उस लेवल पर नहीं हुआ है जिस तरह से प्राइवेट में हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सरकार भी ये सोचेगी कि हम मतलब एजुकेशन पे क्यों खर्च करें, जबकि मतलब स्टूडेंट्स सब ज़्यादातर तो प्राइवेट में जा रहे हैं। और स्कूल्स का भी सेम सिचुएशन है। स्कूल में मतलब यह है कि एक तो टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, टीचर्स स्कूल है, स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करता है एनईपी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो हमें नज़र नहीं आता है कि मतलब कोई स्कूल कॉम्प्लेक्स बन जाए। यानी अगर आप अर्बन स्पेसेस में गवर्नमेंट स्कूल्स को देखेंगे, आंगनवाड़ीज को देखेंगे, तो किसी घर के या कुछ छोटे से जगह में वो कैद रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो जिनको हम सरकार कहते हैं, तो सरकार भी चलाने वाले हैं। उनके अगर आप देखेंगे, आप अपने जिन्होंने भी सवाल पूछा है, आप अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में या जो है विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने पॉलिटिशियंस हैं, बीजेपी कांग्रेस जितने भी हैं रीजनल पार्टी के, सबका लिस्ट आउट करें और और ट्रेस करें किसी ना किसी का जो है प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज वो चला रहे होंगे। तो उनका अपना इंटरेस्ट जो है प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट इसका होगा, तो वो जो पीएम श्री में कहा गया है ना कि एग्जेम्पलरी इंस्टीट्यूट्स, वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाने के लिए रोड मैप बनाएंगे, तो वो एक मेजर हर्डल है जिसके चलते जो है हम जीडीपी का जो 6% है एजुकेशन में, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने पढ़ाने का जो एस्पिरेशन है वो इवन इन जनरल जनता में आप खुद 6% जीडीपी का सवाल पूछ रहे हैं आप, कि अगर छोटे भाई हैं घर पे कोई है, तो क्या आप वाकई में अपने नेबरहुड स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आप एक प्राइवेट इस्लामिक स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी भेजेंगे। तो ये एक सिनारियो है, जनता की सिनारियो है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी सिनारियो है। इस पूरे इस कॉन्टेक्स्ट में 6% का मतलब जीडीपी का रोड मैप मतलब कैसे बनेगा? तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी बेंचमार्क फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन स्पेंडिंग? ओके, जावेद भाई प्लीज। जावेद साहब, एक और सवाल है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी बेंचमार्क फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन स्पेंडिंग? इज देयर एनी मिनिमम गारंटीड शेयर? फिर से एक बार रिपीट करिए तो। What is the government's policy benchmark for minority education spending? Is there any minimum guaranteed share? नहीं नहीं, देर इज नो लाइक benchmarking, and nothing is there. But if you talk about the overall targeting for minorities, so Prime Minister 15-point program guideline says that wherever it is possible, minorities should be given at least 15% of the physical and financial target in these schemes and program. But at the same time, the guideline says that wherever it is possible. तो उससे जाहिर होता है कि कहीं पे भी कोई बेंच मार्किंग इस तरह से नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि
फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स देयर इज ए परसेंटेज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, और वो मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, उसका पैसा भी रिपोर्ट हो रहा है बजट स्टेटमेंट में। लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम का गाइडलाइन आप कोट कर सकते हैं, लेकिन अब वो स्कॉलरशिप में भी, स्कॉलरशिप वगैरह तो मतलब एक तरह से 100% वाले बेनिफिटिंग स्कीम्स हैं। पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मीन्स पूरा माइनॉरिटीज़ को जा रहा है, उसमें कोई नॉन माइनॉरिटी फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो इस तरह से कोई क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस 15 पॉइंट प्रोग्राम एक तरह से वेग टाइप का गाइडलाइन दिया हुआ है। ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। हम अपने दोनों मेहमानाने खुसूसी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी रहनुमाई की। अब इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए, इख्तितामिया कलमात के लिए, मैं डॉक्टर रोशन मुहिउद्दीन भाई को दावत देता हूँ। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं SIU इंडिया के, डायरेक्टर हैं CERT के, और इससे पहले SIU आंध्र प्रदेश की PR सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम का खूबसूरत इख्तिताम करें। डॉक्टर रोशन मुहिउद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं पहले बहुत ऑलरेडी टाइम हो चुका है और बहुत डाइवर्स चीज़ें आए थे, तो ये हमारे सेलेक्टेड लोगों के लिए था ये टॉक, क्योंकि हमारी जो अपकमिंग बजट स्टेट्स के आएंगे, तो स्टेट्स के बजट के अंदर जो भी इसके सूरत इस नतीजे से जो भी पॉइंट्स निकलेंगे, वो पॉइंट्स को हम स्टेट बजट में इंक्लूड करने की फैसला था। तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें ये थे कि ऐसे वो हमेशा माइनॉरिटी बजट और एजुकेशन बजट के लिए टॉकेटिव रहा और अपना कंसर्न रेस करता ही रहा। जैसा जावेद साहब ने ऑलरेडी बताए थे कि MNF का इशू को हमने PIL की तरफ करना चाहे थे और वो प्रोसेस में है। तो इंशाल्लाह हम इसी रमज़ान के अंदर उसको हम PIL की सूरत में उसको आगे लेके जाएंगे। तो ओवरऑल माइनॉरिटी बजट, एजुकेशन बजट को समझने की ज़रूरत इसलिए है कि वो हमारी लिविंग रियलिटी है, जो हम इस सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस ज़िंदगी में हर गोशे में, ख़ासकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में, हमको इस रियलिटी को फेस करना पड़ता है। जो जब हम फेस करते हैं तो उसकी हक़ को मांगना और उन चीज़ों को हमारी लिविंग रियलिटी में तब्दीली करना, वो हमारे लिए जायज़ है, ज़रूरी भी है। इसी तहत हम प्री बजट सजेशंस भी दिए थे स्टेट्स को, और स्टेट्स को भी पर्सनली भेजे थे। सेंट्रल लेवल ने भी ऐसे उन्हें अपना आवाज़ प्री बजट में सजेशंस दिया था, लेकिन खैर वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो सेकेंडरी है। लेकिन हमारी कोशिश एज ए तंजीम, एज ऐसे वो क्या है, उसको हम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हमारी यही गुजारिश है। तो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा क्योंकि कई चीज़ें आ गए थे। तो यही गुजारिश है कि स्टेट्स अपना बजट के प्रपोज़ल में अब ये वैलिड पॉइंट्स को इंक्लूड करें और जो भी चीज़ें हैं वो अब आगे गुफ्तगू करें। तो मैं इससे मेरी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ हमारे तमाम स्पीकर्स के, जावेद खान साहब और साथ-साथ सादत भाई के, कि वो अपना कीमती वक़्त निकाले और बहुत तफ़सीली में हमको ये चीज़ें समझाए कि एजुकेशन बजट और माइनॉरिटी बजट की क्या सूरत हाल है। तो इससे हम इस सेशन को इख्तिताम करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।